लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे थे, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवाए थे। लास्ट मैंने एरिया वाले क्वेश्चंस करवा दिए था, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, बताओ जरा कैसे करोगे। मान लो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है और ये एक मैंने ग्राफ दिया है और मैंने आपको बोला है कि ये पॉइंट पे प्रेशर क्या है 10 और यहाँ पे वॉल्यूम है 5। ये पॉइंट पे ये है 15, यहाँ पे प्रेशर है 10, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है 15। आ गया? तो 10 15 5 10 15, ठीक है। होगी। आपसे पूछ रहा है कि बताओ व्हाट इज द वर्क डन। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। शाम को 4 से 5 3 से 4 3 से भरेगा, ये घर से रख के आओ, ये तो 50 वाली अब बुला कितने बजे तक बैठोगे? पढ़ो ना तो कर ली अब तो तुम करोगे, हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी बता दो कितने बजे बुलाना, बताओ। आई डोंट नो, ऑफिस में चक्कर लगे पीछे से करो तो थोड़ी मुश्किल हो एक मुझे मतलब ऐसे कुछ क्योंकि साल में मेरे साथ में पढ़ाई थी ना, इसलिए पीछे के साइज का करो तो होते बाकी मैं करवाऊंगी, बट करके तो फिजिक्स की सारी चीजें कर ली। पर इसमें पिछली बार से ज्यादा इजी है। वो ऐसे क्या है, वो दे देते कंपाउंड इवेंट के तो ना रेडिकल्स में है ना स्टेबल में है ना बुक में है क्या कुछ दे देते हैं, अपनी नहीं है मेरे पास। तो ऐसे कुछ कुछ मत करा करो, लेकर आया करो, मुझे तो नहीं पता, लेकर आना। ठीक है कोई बात नहीं, अभी मेरे को पढ़ाना दो 11th क्लास में। चलो तो क्या एरिया निकाला आप लोगों ने, इसका बताइएगा क्या एरिया निकाला। एरिया इज इक्वल्स टू वर्क डन, एरिया इज इक्वल्स टू वर्क डन, यस और नो। तो आप बताओ इसका सेंटर क्या है, सेंटर मान लो 0 है, तो ये रेडियस तुम बता दो मुझे कितना है, बताओ। ये 10 है पॉइंट, ये 15 है, तो रेडियस 5 हो गया, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 25 का होल स्क्वायर, सो दैट सॉरी 5 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 25 पाई जूल्स का वर्क डन हो गया। इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। लीटर एटमॉस्फेयर में, सॉरी लीटर एटमॉस्फेयर में, क्योंकि प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इज इन लीटर, सॉरी यस। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, लीटर एटमॉस्फेयर आ गया। तो वर्क डन शैल बी, हमें पता है 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 101 जूल्स अप्रोक्सीमेटली, सो 25 पाई इंटू 101, तो 25 पाई जूल्स, इतना वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। आई होप इट इज ओके। यस मैम। राइट, मुझे बताओ फटाफट से वर्क डन सॉरी स्लोप ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे निकालोगे। हाउ विल यू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एवरीबॉडी करके दिखाओ जरा, लिखो। क्रिश, मोक्षिता, एवरीबॉडी गाइस। हाँ इक्वेशन लिखो, पीवी इज इक्वल टू के होता है, इसको डिफरेंशिएट करो और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। इनको बुला रहे हैं सर, जाओ समझो चलो।
मुझे क्वेश्चन दिखाना, मैं तुम्हें क्या क्या दिए थे क्वेश्चन। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करते हैं, वो कैपिलरी वाला मैंने आप लोगों को आंसर कर दिया था, यस और नो? अब देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, जो पूछेगा जरूर वो देखो जरा। क्वेश्चन कहेगा आउट ऑफ स्टील और रबर विच इज मोर इलास्टिक। ये एक मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, आउट ऑफ स्टील एंड रबर विच इज मोर इलास्टिक दिया था। तो आप देखो मैंने आपको बताया है, एक हुक्स लॉ पढ़ा है हम लोगों ने, पढ़ा है। क्या होता है हुक्स लॉ? दैट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ पा रहे हो? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मुझे एक बात बताओ कि जो जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है वो ज्यादा इलास्टिक है। तो यही तो सवाल मुझसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भाई स्टील और रबर में से विच इज मोर इलास्टिक, ज्यादा इलास्टिक कौन है? तो आप बोलोगे कि भाई वो इलास्टिक ज्यादा है जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ईटा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है। यस और नो? जिसका भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है वो ज्यादा इलास्टिक है। तो हम कहेंगे कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जिसका स्ट्रेन कम है, मतलब कि एक ये रबर है, ये वायर है रबर का, और एक ये वायर है स्टील का, और ये है रबर का। तो अब आप देखो कि जब ये आपने पुल करा, आपने इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगाई, इस पे भी 10 न्यूटन फोर्स लगाई, वायर दोनों के दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। मतलब आइडेंटिकल किस सेंस में है? उनका एरिया सेम है, उनकी लेंथ सेम है। तो ये प्रोसेस है। पर आपने दोनों पे 10 न्यूटन फोर्स लगाई, पर आप देखो रबर को आप स्ट्रेच कर पाओगे यहां से यहां तक, क्योंकि रबर इलास्टिक हमें लग रही है हो रही है। और स्टील को आप देखो अगर इलास्टिक स्ट्रेच करते हो तो इतना ही कर पाओगे, मुश्किल से कभी कर भी पाए तो भी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ इतनी इंक्रीज दिखी लेंथ में डेल्टा एल, पर यहां पे आपको सिर्फ इतनी इंक्रीज दिखी डेल्टा एल। तो व्हाट इज स्ट्रेन? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। व्हाट इज स्ट्रेन? रबर का स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एल बाय एल। इनिशियल लेंथ आप देख लो, रबर के वायर की और स्टील के वायर की हमने सेम ली थी, लेकिन जब हमने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई तो स्टील का वायर इतना नहीं खिंचा, पर रबर का वायर खींचा। तो चेंज इन डायमेंशन किस में ज्यादा आया? रबर के वायर में। तो डेल्टा एल अपॉन एल रबर के वायर के लिए बहुत ज्यादा है, तो उसका स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेल्टा एल अपॉन एल ही तो स्ट्रेन होता है। तो जिसका स्ट्रेन ज्यादा है, फॉर द सेम स्ट्रेस फॉर द सेम फोर्स, जिसका स्ट्रेन ज्यादा है उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है। डू यू अंडरस्टैंड? और अगर उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है तो वो इलास्टिक भी कम है। तो उस हिसाब से दिखने में लगता ही है कि रबर ज्यादा इलास्टिक है, बट एक्चुअली हमारे पास जो स्टील है इज मोर इलास्टिक। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट एवरीबडी? ठीक है, तो आंसर आएगा आउट ऑफ रबर एंड स्टील विच इज मोर इलास्टिक, इट इज स्टील इज मोर इलास्टिक। क्यों? क्योंकि फॉर द सेम स्ट्रेस, लिख लो इस बात को, फॉर द सेम स्ट्रेस, फॉर द सेम स्ट्रेस स्टील हैज लेस स्ट्रेन। फॉर द सेम स्ट्रेस स्टील हैज लेस स्ट्रेन। ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट एवरीबडी? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? राइट? तो एक क्वेश्चन मैंने ये दिया था आपको कि आउट ऑफ स्टील एंड रबर विच इज मोर इलास्टिक, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्टील इज मोर इलास्टिक एंड फॉर द सेम स्ट्रेस, तो देयरफॉर स्टील हैज लेस स्ट्रेन। स्ट्रेन कम होने पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ जाता है।
और जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा इज सेड टू बी मोर इलास्टिक, इज सेड टू बी मोर इलास्टिक। ऑलराइट, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है मतलब वो ज्यादा इलास्टिक है। मतलब उसमें इलास्टिक का मतलब क्या समझते हो कि उसके मॉलिक्यूल्स को अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और आप उसको आगे खींचोगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे पीछे खींच लेगी। तो जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको पीछे खींच लेगी यानी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत उसको वापस अपनी पोजीशन पे लाने के लिए तत्पर है। दैट मीन्स देयर इज मोर अमाउंट ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, देयर इज मोर अमाउंट ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। समझ रहे हो? तो एक सवाल तुम्हारे पास इसके ऊपर लेके आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहता है जी बताओ फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी, फॉर अ परफेक्टली, एक दूसरा क्वेश्चन ये था, फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी what is the value of coefficient of elasticity या coefficient of elasticity, coefficient of elasticity। तो for a perfectly rigid body what is the value of coefficient of elasticity? बताइए क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे आप? बताओ कि भाई मैम कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, बताओ आप लोग। एज पर हुक्स लॉ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज व्हाट? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यही होता है, यही होता है। तो अब परफेक्टली रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी मतलब आपके पास एक तार है, मान लो किसी कोई मटेरियल एक्स का है जिसको आप पुल कर रहे हो, ओके, जिसको आप पुल कर रहे हो, पर क्योंकि ये परफेक्टली रिजिड बॉडी है, ये परफेक्टली रिजिड बॉडी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जितनी भी फोर्स लगा लो इसकी लेंथ पहले भी एल थी और पुल करने के बाद भी एल ही रहेगी। क्यों? क्यों? क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, ये जरा सा भी आपने इसको फोर्स भी लगा दिया तो ये अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है, ये अपनी लेंथ को इंक्रीज करने नहीं देगी क्योंकि ये परफेक्टली रिजिड है, हिलने वाली नहीं है ये। इसका मतलब क्या इसमें स्ट्रेन आया, क्या इसमें डेल्टा एल 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि इनिशियल लेंथ भी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर अगर थी तो फाइनल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। सो डेल्टा एल शैल बी 0। Do you understand? If delta L is 0, so delta L upon L is also 0. यानी कि strain is 0. Right? Everybody, बोलो। Stretch कितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल लेंथ? नहीं, स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाय एल का रेशियो। अगर तुम्हारे पास कोई लेंथ है और तुमने उसे पुल करा और वो खिंच गई और तुम्हें उसमें कंसिडरेबल डेल्टा एल दिख गया, क्योंकि पहले लेंथ अगर 10 थी अब 10.5 दिखा रहा है, तो चेंज इन लेंथ हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारे फोर्स लगाते ही? नहीं तो सर दोबारा बोलो क्या बोल? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, तो हाँ, स्ट्रेस मतलब ये है कि स्ट्रेन मतलब स्ट्रेच। हाँ हाँ, तो स्ट्रेन मतलब स्ट्रेच, समझ गए? तो बेसिकली कितना स्ट्रेच आ रहा है? तो स्ट्रेच तो आ ही नहीं रहा है क्योंकि परफेक्टली रिजिड बॉडी है। तो अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो स्ट्रेन आपका 0। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बताओ स्ट्रेस तो आप लगा रहे हो 10 न्यूटन 15 न्यूटन, उससे पुल तो कर रहे हो, लेकिन स्ट्रेन 0 है। एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी, आपका आंसर क्या आएगा? इंफिनिटी। ठीक है, लिख लो इसको। ऑलराइट एवरीबॉडी, अच्छा बताओ, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक गुब्बारे में, दूसरा क्वेश्चन देखो, एक गुब्बारे में पानी भर दो, ठीक है, और इस गुब्बारे को आप पता है ऐसे गुब्बारे में पानी भर के उसको दबाओ ऐसे, तो जब ऐसे दबाओगे तो क्या होगा बताओ?
कि ये थोड़ा साइज में छोटा हो जाएगा। पहले ये इतना बड़ा था, ये इनिशियल वॉल्यूम थी, अब ये इतना बड़ा है, तो वॉल्यूम घट गई ना। तो इसमें भी क्या आया, स्ट्रेन आया, क्योंकि बाहर से इसको फोर्स लगाई गई, दबाया गया, तो इसका साइज छोटा हो गया। यस और नो? तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस तो हम लगा रहे हैं, स्ट्रेन आ रहा है, इसकी वॉल्यूम में घटाव आ रहा है। तो जब वॉल्यूम में चेंज आता है तो हम उसे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हम बोलते हैं स्ट्रेस लगाया और कैसा स्ट्रेन आया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है, दैट इज बल्क मॉडुलस, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस इलास्टिसिटी के मॉडुलस का नाम होता है बल्क मॉडुलस। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था 3 टाइप के हमारे पास मॉडुलस होते हैं। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बोलो इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सही बात है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया। तो स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 2 टाइप के होता है हमारे पहला किसका, दूसरा, ठीक है एवरीबॉडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? बोलो। तो अब आप बताओ, एक बार वापस बता दो। बेटा देख, तूने स्ट्रेस 3 टाइप के पढ़े थे ना, कि अगर तूने फोर्स लगाई और लेंथ बढ़ गई तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, हाँ या ना करती जब। अगर एक गुब्बारे को तू यस मैम। प्रेस कर रही है बाहर से, तो भाई स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बेसिकली प्रेशर को ही आप बोलते हो स्ट्रेस। तो आपने अगर बाहर से गुब्बारे पे प्रेशर लगाया तो गुब्बारा कंप्रेस नहीं होगा। आपने ऐसे दबाया गुब्बारे को, तो क्या वो कंप्रेस नहीं होगा? होगा। तो होगा, तो उसकी वॉल्यूम में चेंज आ गया, तो उसको क्या बोलोगे आप, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस मैम। समझ लो। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कैसे बताया था कि एक बुक है, अब उस बुक को तुम ऐसे धकेल दो तो ये बुक थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी। तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस था, इफ यू रिमेम्बर। यस मैम। तो 3 टाइप के स्ट्रेस थे, तो तीनों टाइप के स्ट्रेस से स्ट्रेन भी अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर तीनों टाइप के स्ट्रेस से स्ट्रेन भी अलग अलग आ रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी 3 टाइप के हो गए ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आप ये देखो, मैं आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बता रही हूँ कि मैंने एक ऐसा फोर्स लगाया जो वॉल्यूम चेंज कर रहा है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जनरली लिक्विड्स के लिए डिफाइन होता है, लिख लो इस चीज को। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड जनरली फॉर लिक्विड्स। सॉलिड्स के अंदर आपको वॉल्यूम चेंज थोड़ी दिखेगा, सॉलिड्स के अंदर तो आपको बहुत कम वॉल्यूम चेंज दिखने वाला है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एवरीबॉडी? तो आप बोलो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस किसके लिए डिफाइंड होता है, बोलो? ये क्वेश्चन आता है बेटा। अब मुझे बताओ, अगर कोई ऐसा लिक्विड है, अब आप देखो इसको आप कंप्रेस क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि इसके अंदर का जो लिक्विड है वो थोड़ा सा कंप्रेसिबल है। आप गुब्बारे में पानी भर के उसे कंप्रेस कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि गुब्बारे के अंदर का पानी थोड़ा सा कंप्रेसिबल है। तो ऐसा थोड़ी है कि आप उसको जितना मर्जी चाहो उतना कंप्रेस कर दोगे, जितना लिक्विड कंप्रेस होगा तुम उतना ही कंप्रेस करोगे। इसका मतलब अगर मैंने बोला कि कोई इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, कोई इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, मतलब तुम उसे कंप्रेस करना चाहते हो पर उसकी वॉल्यूम टच से मस नहीं हो रही, जहां है वहीं है, क्यों? क्यों ऐसा बोलो? क्योंकि वो इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, वो कंप्रेस ही नहीं होता, तो उसका स्ट्रेन 0 है। अगर उसका स्ट्रेन 0 है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज 0। तो स्ट्रेस तो तुम लगा रहे हो बट स्ट्रेन 0 है, तो उसका भी बल्क मॉडुलस कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी। यू अंडरस्टैंड? तो जिसका बल्क मॉडुलस, देख लो मेरी बात, जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा, समझ रहे हो, जितना ज्यादा बल्क मॉडुलस होगा वो उतना ही इनकंप्रेसिबल लिक्विड होगा। समझ रहे हो? ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी के बारे में हम क्या बोलें, कि कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं के से, डिनोट करते हैं, लिख लो। कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b। जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम, सीधी सी बात है, वो देख लो। जिसका बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी है वो मोस्ट इनकंप्रेसिबल लिक्विड है।
तो सवाल ऐसे ही आता है तुम्हारे पास। इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसके अंदर? राइट, एवरीबडी आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो स्ट्रेस स्ट्रेन के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तो कर दोगे अभी। आपसे पूछेगा किसका, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा, बताओ वो इलास्टिक ज्यादा कि कम? बोलो। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा, वो इलास्टिक ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो रबर या स्टील, किसका कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है? स्टील का। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस तो हम दोनों पे सेम लगाते हैं, पर स्ट्रेन ये हमारा बल्क मॉड्यूलस है, दिस इज ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्टील के लिए स्ट्रेन बड़ा कम होता है। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल। तो बताओ स्ट्रेन की यूनिट्स बताओ क्या होती है? स्ट्रेन की यूनिट्स बताओ क्या होती है? बोलो। कोई नहीं, क्योंकि डेल्टा एल कैसा हुआ कि मैम बढ़ के लेंथ हो गई 10.5 सेंटीमीटर्स और ओरिजिनल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर्स अपॉन ओरिजिनल 10 सेंटीमीटर्स, तो डिक्रीज जो आया 0.5 सेंटीमीटर्स अपॉन 10 सेंटीमीटर्स। तो अगर मान लीजिए कोई वायर था जिसकी लेंथ थी 10 सेंटीमीटर और आपने उसको स्ट्रेच करके 10.5 सेंटीमीटर लेंथ कर दी, ठीक है, तो चेंज इन लेंथ कितना आ गया? 0.5, तो ये कैंसिल हो गया, तो नो यूनिट्स। तो स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको देखो एक और दिया था, मैंने दिया था कि ब्लड का जो प्रेशर होता है वो हेड में कम होता है और फीट में ज्यादा होता है, क्यों? अगर ये बंदे का ये बॉडी है, ठीक है, जो भी है इधर, राइट, तो पैरों में जो प्रेशर होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि भाई ब्लड कौन है? ब्लड एक लिक्विड है, यस और नो? और किसी भी पॉइंट पे जो लिक्विड प्रेशर लगाता है, तो लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू एच डेंसिटी जी, एच डी जी या एच रो जी। तो जैसे जैसे आप देखो पूरे बॉडी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, पूरी बॉडी में डेंसिटी ऑफ ब्लड सेम है, लेकिन क्या बदल रहा है बेटा? अगर मैं दिमाग की बात करूं तो इस पॉइंट पे बात करूं तो इसके ऊपर इतनी ही हाइट का लिक्विड है, लेकिन जब पैर के किसी पॉइंट की बात करोगे तो उसके ऊपर इतनी हाइट का लिक्विड है। तो जिधर पे हाइट ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ज्यादा होगा। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एवरीबॉडी? देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे पूछे जाते हैं, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को? ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई हेड पे क्या है और फुट पे क्या है। तो हेड पे प्रेशर कम क्यों है? क्योंकि हेड के अंदर आप कोई भी पॉइंट ले लो उसके ऊपर लिक्विड की हाइट बड़ी कम है, लेकिन पैर पे किसी भी आदमी के टोटल इतनी बड़ी ट्यूब का लिक्विड होता है, इतनी लंबी ट्यूब का, तो जितना हाइट लिक्विड का ज्यादा उतना प्रेशर ज्यादा, ठीक है। तो प्रेशर, लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एच डी जी, ठीक है, लिखते जाओ इसको साथ साथ। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी सब लोगों को? एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को और क्या दिया था? क्वेश्चन कहता है ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप, क्यों? अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप, ऐसा क्यों? प्लीज लिखते जाइएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है दैट अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड is always spherical in shape, या वो बोलता है कि हमने कोई टेबल थी कांच की और हमने उसके कॉर्नर्स को हीट करके पिघला दिया तो वो ऑटोमेटिकली गोल हो जाते हैं। उसके कॉर्नर्स को हमने हीट करके पिघला दिया तो वो ऑटोमेटिकली गोल हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये सवाल है, बताओ ऐसा क्यों?
जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है उसी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम कहेंगे कि भाई हर चीज लिक्विड शेप क्यों आ रही है, क्योंकि सरफेस एरिया कैसा होता है, सरफेस एरिया स्फीयर का सबसे कम होता है। और हमने पढ़ा है कि अगर कोई चीज स्फेरिकल शेप में है तो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स रहना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो क्योंकि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स रहना नहीं चाहते तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जो अगर मान लो मैंने क्यूबॉइडल शेप ले ली किसी ने, तो वहां सरफेस एरिया ज्यादा है, राइट। सरफेस एरिया ज्यादा होने का मतलब उस पे मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा है। उस पे मॉलिक्यूल ज्यादा होने का मतलब कि ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे रह रहे हैं पर वो रहना नहीं चाहते, तो हाईली अनस्टेबिलिटी आ गई कि नहीं आ गई। इसीलिए स्फेरिकल शेप में क्या होता है, स्फेरिकल शेप में सरफेस एरिया बहुत कम होता है, सरफेस एरिया very less. If surface area is very less, so less molecules will come on the surface. Less molecules will come on the surface. और क्योंकि less molecules आएंगे तो इसका क्या मतलब है बताइएगा, बताओ। क्योंकि less molecules आएंगे then what is going to happen, बोलो। तो surface tension कम हो जाएगी, और surface tension कम हो गई तो liquid ज्यादा stable रहेगा। Do you understand? तो liquid will be more stable. Do you understand my point? देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, व्हाट इज प्रेशर हेड एंड व्हाट इज वेलोसिटी हेड। व्हाट इज वेलोसिटी हेड एंड व्हाट इज प्रेशर हेड। आप बताओ वेलोसिटी होने से कौन सी एनर्जी आती है बॉडी में, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक। तो एनी एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, एनी एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, एनी एनर्जी डिवाइडेड बाय वेट, सॉरी, एनी एनर्जी डिवाइडेड बाय वेट इज कॉल्ड एज हेड। तो आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी हेड, तो वेलोसिटी होने से कौन सी एनर्जी आती है, हाफ mv स्क्वायर। तो उसको आप mg से डिवाइड कर दो, देखो क्या आंसर आता है। आप उसको mg से डिवाइड कर दो, देखो क्या आंसर आता है। हाँ, ऐसी प्रेशर एनर्जी कौन सी होती है, प्रेशर एनर्जी कौन सी होती है बताओ। व्हाट इज प्रेशर एनर्जी।